अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री की भाई बहन वाली डिप्लोमेसी के बारे में बताते हैं। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिनों के भारत दौरे पर आजकल हैं और आज राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन कहा और सनाए ताकाइची ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हैं, जबकि जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची की उम्र 65 साल है, यानी उनसे 10 साल छोटी हैं। अब आपको जापान के प्रधानमंत्री के स्वागत की कुछ भव्य तस्वीरें हम दिखाते हैं। मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार, कोनिचिवा। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कई कंपनियां भारत के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं, कुछ तो 100 साल से पहले से हैं, और जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, जो उनकी डिप्लोमेसी है, उसमें जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल केमिस्ट्री वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बना लेते हैं। बहुत सारे बड़े जो नेता हैं उनके साथ उनकी गहरी दोस्ती है। लेकिन जापान की प्रधानमंत्री जब भारत पहुंची, जो कि उनसे 10 साल छोटी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के ये कहने के बाद जापान की प्रधानमंत्री कितनी खुश हुई और उन्हें भी ऐसा लगा कि उन्हें अब दुनिया की राजनीति में एक बड़ा भाई मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ने सुजुकी की नई फैक्ट्री का भी आज उद्घाटन किया और हरियाणा में यह फैक्ट्री बनाई गई है। इसमें हर साल 10 लाख गाड़ियों का निर्माण होगा। जापान अगले 10 वर्षों में भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा और भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की संख्या भी अब दुगनी कर दी जाएगी। यानी सीधे तौर पर भारत में रोजगार के नए नए मौके पैदा होंगे। भारत और जापान के बीच पहली बार डिफेंस को डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसका मतलब है कि अब दोनों देश मिलकर हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी विकसित करेंगे। भारत में 1000 नए बायोगैस प्लांट लगाने में जापान हमारी मदद करेगा। इससे एलपीजी सिलेंडर्स पर हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों की, वो कम होगी। इसके अलावा जापान भारत में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में भी
हमारी मदद करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे बताया कि भारत और जापान की एक सक्सेस स्टोरी है। दोनों देशों ने अपनी दोस्ती से, अपने सहयोग से एक सक्सेस स्टोरी लिखी है। और ये जो कहानी है, ये सब आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा तो जरूर होगा, लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। कल हमने आपको बताया था कि कैसे जापान ने पिछली 2 सदियों में कई उतार चढ़ाव देखे और आज जापान एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। जैसे जैसे समय बदला, जापान ने अपने आप को बदला, अपनी नीतियों को बदला। कभी उन्होंने पूरी दुनिया से अपने आप को अलग थलग कर लिया, लेकिन फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपनाया भी। किसी जमाने में जापान विस्तारवादी हुआ करता था, उसके बाद जापान ने यह भी तय कर लिया कि इसके बाद वो कभी किसी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव है। जापान अकेला ऐसा देश है जो ये कहता है कि उनकी सेना कभी भी किसी दूसरे देश में किसी की मदद करने के लिए नहीं जाएगी, लड़ने के लिए नहीं जाएगी। जापान ने अपना एटॉम बम यानी परमाणु हथियार कभी विकसित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने परमाणु हथियार से क्या होता है ये खुद देखा है। तो आप सोचिए, एक जमाना था जब जापान चीन से बड़ा प्रभावित था, लेकिन आज जापान चीन की तरफ देखता भी नहीं। ये इतने सारे बदलाव हैं जापान में जो आए हैं। तो देखिए जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे युग बदला, जापान ने अपनी रणनीति को भी बदला। आज हम आपको वो कहानी दिखाना चाहते हैं कि भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने में जापान ने कैसे हमारी मदद की। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की चर्चा अक्सर स्वदेशी आंदोलन या फिर आत्मनिर्भर भारत को लेकर होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूती देने में सबसे बड़ी भूमिका किसी पश्चिमी देश की नहीं बल्कि जापान की रही है। हमारे जो ज्यादा उम्र के दर्शक हैं, जो 1980 में इस उम्र में रहे होंगे कि उन्हें 1980 की बातें अभी तक याद होंगी, वो आज जरूर याद करेंगे कि 80 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज भारत में निवेश करने से हिचक रही थी, भारत को एक गरीब देश मानती थी और कहती थी कि भारत के लोगों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो कार खरीद सकें। ऐसे समय में जापान ने भारत की क्षमता पर भरोसा जताया था। जापान की एक बड़ी मशहूर कंपनी थी जिसका नाम है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। सुजुकी ने भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप की और तब एक नई कार की शुरुआत हुई जिसका नाम है मारुति। मारुति 800 सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि भारत के मिडिल क्लास के सपनों और उनकी आर्थिक निर्भरता की एक आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बन गई थी। ये वो कार है जो आप देख रहे हैं, उसकी फैक्ट्री आप देखिए। 80 के दशक में ये कार लॉन्च हुई थी। मारुति ने ही भारत को सिर्फ कार नहीं दी, बल्कि एक पूरा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम विकसित करके उन्होंने दिया। हजारों ऑटो पार्ट्स बनाने वाली सैकड़ों कंपनीज की स्थापना भारत में हुई, लाखों लोगों को रोजगार मिला और भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब्स में और बाजारों में शामिल हो गया। उस दौर में मारुति 800 खरीदना एक स्टेटस सिंबल था और यह आसानी से नहीं मिलती थी। आप समझिए कि यह लॉटरी के माध्यम से ही मारुति 800 खरीदने का अवसर मिलता था, मौका मिलता था। मारुति की कार ने हमें हम दो हमारे दो की सोच को भी हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, क्योंकि ये कार छोटी थी, छोटे परिवारों की कार थी। इसके अंदर सिर्फ 4 सीट थी, यानी ये ऐसे परिवार के लिए बनी थी जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे। आज हरियाणा राज्य ऑटोमोबाइल का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और इसका श्रेय मारुति को जाता है। और आज भी मारुति सुजुकी भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है, जिसके पास गाड़ियों में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। आज भी सबसे ज्यादा गाड़ियां उन्हीं की बिकती हैं। जापान ने कारों के साथ साथ 4 व्हीलर्स के साथ साथ 2 व्हीलर इंडस्ट्री में भी हमारे देश में क्रांति लाई। देखिए कौन कौन से ब्रांड्स, होंडा, यामाहा, कावासाकी और सुजुकी जैसी कंपनियों ने भारत के मध्यम वर्ग को सस्ती, भरोसेमंद और कम तेल खाने वाली मोटरसाइकिल्स बनाकर दी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर का बाजार है, जिसकी नींव में जापानी टेक्नोलॉजी और निवेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जापान का योगदान सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है आपके आसपास, इसमें सोनी, पैनासोनिक, कैनन और कैसियो जैसी जापान की ब्रांड्स दशकों तक भारतीय घरों का हिस्सा बने रहे। एक समय ऐसा था जब भारत के मिडिल क्लास घरों में कैसियो की घड़ी आपके कलाई पर बंधी होती थी
आपके घर में सोनी का टीवी या म्यूजिक सिस्टम हुआ करता था, जेवीसी का वीसीआर हुआ करता था और घर के बाहर मारुति की कार खड़ी होती थी और यही आधुनिक भारत की पहचान माना जाता था। आज भी अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे, अपने घर में नजर डालेंगे, तो आज भी आपके घर में न जाने कितने जापानीज ब्रांड्स होंगे। हो सकता है आपका स्मार्ट टीवी, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी घड़ी या और जो आपके पास गैजेट्स होंगे वो जरूर जापान में बने हुए होंगे। तो जापान असल में हमारे साथ रहता है, हमारे घर में। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी जापान की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, दिल्ली में जो मेट्रो सर्विस शुरू हुई, दिल्ली मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाओं में जापान ने भारत को सिर्फ पैसे की सहायता नहीं दी, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी भी दी। जापान तो बुलेट ट्रेन के लिए मशहूर है और जो हम अब बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, उसका सपना भी जापान की मदद से सच हो रहा है। यही वजह है कि भारत और जापान के संबंध सिर्फ व्यापार या निवेश तक सीमित नहीं है, ये उस भरोसे का रिश्ता है जिसमें जापान ने उस समय भारत में अपना पैसा लगाया जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत से दूर भाग रही थी। अगर आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तो उसकी इस आर्थिक यात्रा में जापान भी एक बहुत बड़ा पार्टनर हमारा रहा है। भारत के लिए जापान की टेक्नोलॉजी सिर्फ आधुनिक मशीनों का नाम नहीं है, बल्कि भरोसे और क्वालिटी की पहचान भी है। मारुति की कारों से लेकर मेट्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान की टेक्नोलॉजी ने भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। अब भविष्य में भारत और जापान मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, इस प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे। IMF के मुताबिक इस समय जापान दुनिया की चौथी और भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की अर्थव्यवस्था है 416 लाख करोड़ की, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था है 394 लाख करोड़ की। आज जापान की जनसंख्या सिर्फ 12 करोड़ 33 लाख है। ये भी सोचिए आप, 12 करोड़ लोगों का ये जो देश है, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 12 करोड़ लोग मिलकर सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि भारत की जनसंख्या है 146 करोड़। अगर 1980 का दशक भारत और जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियों का दौर था, तो 2030 का दशक दोनों देशों की AI और सेमीकंडक्टर चिप्स की साझेदारी का दशक हो सकता है। तो जापान के साथ जो हमारा रिश्ता है, ये बड़ा स्पेशल रिश्ता है। ये जो दोस्ती है, ये हमारी बड़ी स्पेशल है। और जापान की कंपनियों ने हमारे जीवन को कितना सुविधाजनक बनाया, कैसे हमें दुनिया की नई टेक्नोलॉजी हमारे घर तक पहुंचाई, आज ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए दो देशों की जो दोस्ती होती है, वो सिर्फ नेताओं की दोस्ती नहीं होती। दो देशों के जो लोग होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ी बात होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, सोनी का वॉकमैन आया करता था, जो उस समय 80 के दशक में युवाओं की पहली पसंद होता था। वो वॉकमैन सोनी का, वो भी जापान से ही आया था। हो सकता है आपके जीवन में जो आपने पहला कैमरा इस्तेमाल किया हो, वो भी जापान से आया हो। आपके जीवन की पहली कार, वो भी जापानी कंपनी की हो। आपके जीवन का पहला टीवी, आपके जीवन का पहला VCR, आपके जीवन की पहली घड़ी, आपके जीवन का पहला स्कूटर, आपके जीवन की पहली मोटरसाइकिल हो सकता है जापान में ही बनी हो, या जापान की ही किसी कंपनी ने यहां भारत में आपके लिए बनाई हो। ये देखिए कितना शानदार रिश्ता है हमारा जापान के साथ।